देश में 20 रुपए का पानी बिक सकता हो, उसका व्यापार हो सकता हो। आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर ये अनाज इन पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद हो गया, इनके जो अडानी और अंबानी के सिलो बड़े बड़े हैं, इनके पास ये खेती कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से चली गई, तो जो अनाज आज आपको जिस कीमत पर मिलता है उससे 10 गुना कीमत पर भी शायद आपको बाजार में ना मिले। आज अगर वो वायदा पूरा नहीं करते तो 2024 से पहले किसान संगठन एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। और हरियाणा प्रदेश के इन किसानों के मुद्दों को लेकर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे लॉस्ट एंड लॉस के नाम पर तुगलकी फरमान हो, या कोऑपरेटिव बैंकों में ब्याज वसूलने के पत्र हों, उन सब के खिलाफ हरियाणा सरकार को चेताने के लिए, उनको बताने के लिए, भारत सरकार को बताने के लिए वहाँ सरकार ने तुगलकी फरमान के माध्यम से जो गेहूं की फसल किसान की है उसके ऊपर लॉस्ट एंड लॉस के नाम से एक टैक्स लगाने का, मैं कहूँगा एक जजिया कर लगाने का काम किया। यार ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, आपको बता दें कि किसान आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ। किसान आंदोलन की दोबारा तैयारी में है। आपको बता दें कि चाहे एमएसपी को लेके हो, चाहे वो फसल कटौती को लेके हो, जिस प्रकार से गेहूँ आनी शुरू हो चुकी है, कई दिनों से लगातार गेहूँ यहाँ पर मंडियों में आ चुकी है। और यहाँ पर संयुक्त किसान मजदूर इनकलाब मोर्चा मंच के अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं। आइए बात करते हैं ये किस आंदोलन की तैयारी में है और यहाँ पर कल को क्या होने वाला है। आइए बात करते हैं धर्मवीर एडवोकेट से। जी देखिए, आप बेहतर जानते हैं कि फसल जो किसानों की थी उस पर मौसम की मार पड़ी और अनेक बीमारियों के कारण उसमें नुकसान किसान को हुआ। जहां सरकार से किसान आशा रखता था कि मौसम की मार झेल रहे किसान को सरकार कोई राहत देगी, वहां सरकार ने तुगलकी फरमान के माध्यम से जो गेहूं की फसल किसान की है उसके ऊपर लॉस्ट एंड लॉस के नाम से एक टैक्स लगाने का, मैं कहूँगा एक जजिया कर लगाने का काम किया। लेकिन वो हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है जो कटौती के लिए वो कहा था। देखिए, ये भ्रमित किया जा रहा है लोगों को। जो केंद्र सरकार है उसने खरीद एजेंसियों को निर्देश दिए कि लॉस्ट एंड लॉस के नाम पर वो ये डिसाइड करेंगे कि जो फसल मंडी में गेहूं की आएगी उसमें अगर लॉस्ट एंड लॉस 30% का है तो उसमें 4 रुपये 80 पैसे के हिसाब से कटौती वो करेंगे। लेकिन हरियाणा सरकार ने कहा कि हरियाणा प्रदेश में इस लॉस को वो वहन करेंगे। हो सकता है इस बार हरियाणा प्रदेश उसको वहन कर ले, लेकिन मामला पॉलिसी वापस कराने का है, नीति वापस कराने का है। केंद्र सरकार ने जो ये फरमान किसानों के खिलाफ जारी किया, उनको राहत देने की बजाय उनकी कमर तोड़ने का काम किया। इस फरमान को चाहे हरियाणा सरकार ने कुछ समय के लिए टालने का काम किया हो कि हम वहन करेंगे, और अगर अगले बार हरियाणा सरकार मना कर दे तो ये सीधा किसानों के ऊपर पड़ेगा। बात हरियाणा प्रदेश के किसान की नहीं, देश के किसान की है। मान लीजिए हरियाणा प्रदेश में सरकार वहन कर लेती है तो दूसरे प्रदेशों में इस लॉस्ट एंड लॉस की व्यवस्था क्या होगी। किसान भाईचारा पूरे देश का एक है और ये कहीं ना कहीं जहां सरकार को राहत किसानों को देनी चाहिए थी, वहां सरकार ने इसके माध्यम से किसानों के ऊपर एक अपना फरमान थोपने का काम किया इसको लेकर। और हरियाणा में जहां किसानों को कर्ज माफी की राहत देनी चाहिए थी, किसानों की मांग है कि जब तक आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी फसलों की कीमत नहीं देते, उनके ऊपर मौसम की मार पड़ती है, आप उनको मुआवजा नहीं देते, गिरदौरी नहीं कराते, उनके कर्ज एक बार आप पूर्ण कर्ज माफी हरियाणा प्रदेश में करें। लेकिन सरकार ने कर्ज माफी तो दूर की बात, हरियाणा में जो सहकारी बैंक हैं, सहकारी समितियां हैं, पैक्स हैं, उनमें जो ब्याज की माफ़ी थी, इस बार से ब्याज वसूल करने के पत्र जारी करने का केंद्र और हरियाणा सरकार ने काम किया। हरियाणा प्रदेश के इन किसानों के मुद्दों को लेकर, चाहे वो एमएसपी का हो, चाहे लॉस्ट एंड लॉस के नाम पर तुगलकी फरमान हो, या कोऑपरेटिव बैंकों में ब्याज वसूलने के पत्र हों, उन सब के खिलाफ हरियाणा सरकार को चेताने के लिए, उनको बताने के लिए, भारत सरकार को बताने के लिए राज्यपाल के माध्यम से कल एक ज्ञापन दिया जाएगा। कौन कौन सी यूनियन शामिल होंगी? देखिए, हरियाणा प्रदेश की जो यूनियन 5 यूनियन मुख्य रूप से हरियाणा के हर एक जिला मुख्यालय पर इसमें ज्ञापन देंगी, और उन यूनियन के जो जुड़े किसान हैं, यूनियन से जुड़े किसानों के अलावा भी हर एक उस व्यक्ति से, किसान से जो किसान हित की बात करता है, जो धरती पुत्र कमेरे किसान के भविष्य के लिए उसका साथ देना चाहता है और देने की ज़रूरत समझता है, उन सब से आह्वान है कि कल वो अपने जिला मुख्यालय पर, चाहे अम्बाला है, पंचकुला है, यमुनानगर है, वहाँ पहुँचें। और यमुनानगर में कल जो ज्ञापन दिया जाएगा उसमें खुद मैं मौजूद रहूँगा। वकील साहब, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले दिल्ली में इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ,
लेकिन सरकार ने कुछ मांगे मान के उठा दिया गया, लेकिन एमएसपी अभी तक लागू नहीं हुई और नए नए मुद्दे आप खोज रहे हैं, लेकिन एमएसपी मेन मुद्दा है आपका, तो क्या करेंगे? देखिए, एमएसपी की गारंटी का जो वादा, जो कानून का वायदा किसान आंदोलन के समय देश के प्रधानमंत्री ने देश के किसानों से किया था, इंतजार किसानों को है। कल के ज्ञापन के माध्यम से भी उनको याद दिलाया जाएगा। पहले भी दिल्ली में एक बड़ा आंदोलन कर, एक बड़ी रैली कर किसानों ने देश के प्रधानमंत्री को उनका वायदा याद दिलाया कि आप एमएसपी पे गारंटी कानून बनाइए, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट का जो लागू करके किसानों को फसलों की पूरी कीमत देने का आपका वायदा था उसको आप पूरा करें। लेकिन ये डिपेंड करता है, निर्भर करता है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि वो अपनी जुबान पर कितने खरे उतरते हैं, कितनी जल्दी उस वायदे को पूरा करते हैं। अगर वो वायदा पूरा नहीं करते तो 2024 से पहले किसान संगठन एक बार फिर बड़े आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं और करने पर मजबूर होंगे। बाद में सरकार, सत्ता और व्यवस्था से जुड़े लोग ये कहकर कि किसान हर रोज सड़कों पर बैठे हैं, अन्नदाता किसान का हौसला कमजोर करने का काम करते हैं। लेकिन उनको पहले समझ लेना चाहिए कि जब उन्होंने वायदा किया उस वायदे को पूरा करें, एमएसपी गारंटी कानून बनाएं। ये किसानों की मांग क्यों है? लेकिन आपके किसान यूनियन पता नहीं कितनी अनेकों यूनियन बन चुकी हैं, कैसे पूरा करेंगे किसान सरकार को, कैसे दबाव बनाएंगे कि आपकी बात मान ली जाए? कितनी यूनियन बन चुकी हैं, सब अलग अलग हैं, सब अलग अलग ट्रैक पे चल रही हैं। देखिए, जहाँ तक किसान संगठनों का सवाल है, इस देश का संविधान हर एक व्यक्ति को किसान संगठन बनाकर मुद्दे उठाने का, जनता की आवाज़ उठाने का अधिकार देता है। आप देखिए, जब दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ उस समय पंजाब की 32 जत्थेबंदियाँ थी, 32 किसान यूनियन थी, वो सभी एक बैनर के नीचे आए। पूरे देश में कितनी किसान यूनियन थी, वो सभी संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में दिल्ली में इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ लड़े और अपने हक का फैसला सरकार से लेकर आए। आज भी जब जरूरत पड़ेगी, चाहे यूनियन जितनी मर्जी हो, वो सभी एक बैनर के नीचे जब जरूरत पड़ेगी, जब आंदोलन होगा, सबका लक्ष्य और मंजिल किसान का भला करना है। सरकार को ये बताना है कि वो धरती पुत्र का मेरे किसान के दुख दर्द और तकलीफ की तरफ ध्यान दे। लेकिन आम जनता आपके साथ कैसे जुड़ेगी और क्यों जुड़ेगी? जब गेहूं एमएसपी रेट पे मिलेगी, महंगी खरीदेगी सरकार, तो आम जनता को कैसे सस्ती देगी? देखिए, आम जनता का जो सवाल है, पहले कोई भी वस्तु, कोई भी सामान बाज़ार में जब आता है, उसका पैदा करने वाला है, उसकी जो पूरी लागत है, उसकी मेहनत है, वो देनी चाहिए। और जो खाद्य पदार्थ हैं, यही किसान कह रहे हैं। आपने बहुत जायज़ और वाजिब सवाल उठाया कि ये व्यापार का विषय नहीं है, ये सरकार प्रोक्योरमेंट करे इसकी, और इसके बाद इसको सीधे तौर पर जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको सब्सिडी पर कम कीमतों पर दे, क्योंकि ये उन लोगों का पेट भरने का सवाल है। लेकिन अगर आप जनता का पेट भरने के तरीके से किसान का आप हक मारेंगे तो वो जायज़ नहीं हो सकता। जो किसान लड़ाई लड़ रहा है, ये इस देश की आवाम को, इस देश के मजदूर को समझने की ज़रूरत है कि वो कहीं ना कहीं मजदूर की और हर एक उस व्यक्ति की लड़ाई लड़ रहा है जो रोटी खाता है। क्योंकि जो सरकारी कानून थे, जो बनाए थे 3 कृषि काले कानून, वो रोटी को तिजोरी में बंद करने का एक जरिया थे। जिस देश में 20 रुपये का पानी बिक सकता हो, उसका व्यापार हो सकता हो, आप जरा सोचिए, कल्पना कीजिए, अगर ये अनाज इन पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद हो गया, इनके जो अडानी और अंबानी के सिलो बड़े बड़े हैं, इनके पास ये खेती कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से चली गई, तो जो अनाज आज आपको जिस कीमत पर मिलता है उससे 10 गुना कीमत पर भी शायद आपको बाजार में ना मिले। आज आप जमाखोरी दालों की और दूसरे जो सामान है उनकी देखिए, वो कितनी कीमतों पर मिलती हैं। जब तक किसान के पास अनाज है, किसान उसको पैदा करता है, तब तक ये जो आज आपको कीमत मिलती है ये जायज़ और कम कीमत है। लेकिन जैसे ये पूंजीपतियों के पास जाएगा, बहुत ज़्यादा कीमत पर भी शायद ना मिले, और सबसे बड़ी मुसीबत जो होगी आवाम को, गरीब मजदूर को, वो अनाज की होगी।